नमस्कार, झारखंड की अहम खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आश्रुति बोहरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 78वीं पुण्यतिथि है। महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के मौके पर रांची के महराबाद स्थित बापू वाटिका में पहुंचकर राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित मंत्री दीपिका पांडे और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो वहीं राज्यपाल ने कहा कि आप सभी के माध्यम से आज के दिन के अवसर पर महात्मा गांधी को स्मरण करते हुए महात्मा गांधी की जितनी बातें थी वह आज भी सामयिक है। महात्मा गांधी का जो दुखद अंत हुआ था, पूरा देश उससे परिचित है। हम उनके आदर्शों पर चल रहे हैं, यह हमारा विश्वास है। वहीं राज्यपाल संतोष गंगवार ने शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिए जाने पर भारत सरकार को बधाई दी। महात्मा गांधी जी को स्मरण करते हुए कि वो जितने उनकी बातें सामयिक थी उतनी ही अब है, और जिस ढंग से उनका दुखद अंत हुआ वो वास्तव में पूरा देश इससे परिचित है। हम उनके आदर्शों पर चले, ये हमारा विश्वास है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बीच में हैं। मैं भारत सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि उन्होंने दिशोम गुरु जी को सम्मानित करने का काम किया। ये वास्तव में इस पूरे राज्य के लिए भारत सरकार की रुचि प्रदर्शित करती है कि उनका कितनी रुचि इस राज्य के साथ है। तो मैं एक बार पुनः दिशोम गुरु के प्रति बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं। वास्तव में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा और इस राज्य को बनाने में और इस राज्य की जिस प्रकार से उन्होंने सेवा की हम सबको निरंतर याद रहेगा। तो एक बार मैं फिर से भारत सरकार को बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही कहना चाहते हैं कि गांधी जी या गांधीज्म एक जीवन का दर्शन है और गांधीज्म कभी भी बूढ़ा नहीं होने वाला, वो हमेशा यंग रहेगा। सिर्फ इस देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिशा देने वाली सोच गांधी जी की विचारधारा रही है। और इस दिन पर हम लोग उनको नमन भी करते हैं। गांधी जी किसी साम्राज्य से नहीं डरे। गांधी जी के जाने के बाद भी लोगों ने, अहंकारी सत्ता ने, तानाशाह लोगों ने उनकी विचारधारा को खत्म करने का प्रयास किया। उनके खुद के देश में ही प्रयास किया, जबकि पूरी दुनिया उनको मानती है, उनके विचारधाराओं पे चल करके आज तरक्की कर रही है। लेकिन अपने ही देश में गांधी जी को मारा गया, विचारधारा को। उनके नाम से योजनाओं तक पर आज खतरा है। हम लोग गांधी जी के तौर तरीके से, सत्य और अहिंसा से इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और आज हम लोग यहाँ सभी एकत्रित हुए थे। सबने, आदरणीय राज्यपाल महोदय ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ श्रद्धांजलि व्यक्त की है। गवर्नर साहब ने अभी भारत सरकार को, झारखंड के गांधी दिशोम गुरु जी को पद्म भूषण देने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया है। इस सम्मान के लिए हम लोग भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड की आत्मा दिशोम गुरु जी को सही सम्मान तब होगा जब उन्हें भारत रत्न दिया जाएगा और राजभवन, लोक भवन के माध्यम से झारखंड की भावना को आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। देखिए, इस बजट में हम चाहते हैं कि आम आदमी का बजट हो। पिछली बार जब बजट आया था तो हमने कई मुद्दे उठाए थे। फाइनेंस मिनिस्टर को मैंने कहा था कि हमारे जैसे राज्यों के लिए आपने अलग से कुछ ऐसा बजट नहीं दिया है। एक मुद्दा ये भी था कि ये जो खलाड़ी में वर्षों से आग लगी हुई है, इतना कीमती कोयला जलकर स्वाहा हो रहा है, उसके लिए कोई डिजास्टर मैनेजमेंट फंड होना चाहिए ताकि इस आग को बुझाया जा सके। क्योंकि इससे झारखंड में पोल्यूशन भी बढ़ रहा है और साथ में कीमती जो कोयला है वो नष्ट हो रहा है। धीरे धीरे ये तमाम फ्यूल खत्म हो रहे हैं। इस पर केंद्र सरकार ध्यान नहीं देती। लेह लद्दाख में हमारे कितने मजदूर भाई लोग जाते हैं, वो एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, उनके लिए एक्सीडेंटल बेनिफिट होना चाहिए।
तो इस तरह की जो चीजें हैं, इस पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है। हम लोग चाहेंगे कि इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाए और जो दबे कुचले लोग हैं उनके विकास में केंद्र सहयोग करे। रांची में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक आयोजित हुई, जहां प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद दीपक प्रकाश, पूर्व सांसद समीर उरांव समेत विधायक कार्यकर्ता पहुंचे। आपको बता दें कि बैठक में निकाय चुनाव की रणनीति और तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। तो वहीं बीजेपी से राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने केंद्रीय बजट और अबुआ बजट पर राज्य सरकार पर निशाना साधा। देखिए, नगर निकाय के चुनाव को पार्टी ने गंभीरता से लिया है। हर क्षेत्र में हमारा हर निकाय में राष्ट्रवादी व्यक्ति चुनाव जीते, पार्टी का समर्थक चुनाव जीते, इसकी कार्य योजना बनाई है। ये दलीय आधार पर चुनाव नहीं है, लेकिन राष्ट्रवादी शक्तियां मजबूत हो झारखंड में, ये आवश्यक है, इसकी भी चर्चा हुई। तो कौन शक्ति ज्यादा दावेदार बनी जा रही है? भारतीय जनता पार्टी से के हर एक कार्यकर्ता राष्ट्रवादी के प्रति ओत और प्रोत है, और झारखंड में आज राष्ट्रवादी शक्तियों को मजबूत करने की भी जरूरत है। केंद्र सरकार का बजट हर चेहरे पर मुस्कान आने वाला है। हर लोगों की पीड़ा को खत्म करने वाला है। आने वाला जो बजट होगा वह गरीबों के लिए समर्पित होगा, मध्यम वर्गों के लिए समर्पित होगा, और हर नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए वो बजट होगा। ऐसा सर, आपके जो साथियों विपक्ष में झारखंड में हो तो हमेशा इकोनॉमिक सर्वे आया, दुनिया के अंदर भारत ने एक विशिष्ट पहचान बनाई, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, और कई ऐसी योजनाएं हैं जो दुनिया के लिए आदर्श है। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, शौचालय हो, 80 करोड़ लोगों के घरों में अनाज भेजने की व्यवस्था हो, डीबीटी के माध्यम से लोगों के सीधे खाते में पैसे भेज करके जन कल्याण योजनाओं में बिचौलियों को समाप्त करने की योजना हो। भारत दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ एक आर्थिक अर्थव्यवस्था है, इसलिए भारत आज बेहतर स्थिति में है। आज वैश्विक संकट आने के बाद भी महंगाई दर भारत में सबसे कम है। ये इस बात का प्रतीक है कि भारत का भविष्य मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है और एनडीए गठबंधन के हाथ में सुरक्षित है। राज्य में भी बजट पिछले वर्ष भी आया था, वो बबुआ बजट साबित हुआ। एक भी राज्य की सरकार की योजनाएं धरातल पर नहीं उतरी। जो महिलाओं को मैया योजना के नाम पर पैसे देने की घोषणा थी, उसमें किस प्रकार से संख्या में कटौती की गई, ये आत्मचिंतन का विषय है। और सच कहा जाए तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको भी लटकाने, अटकाने और भटकाने के काम हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। नगर निकाय चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में पार्टी की बड़ी और अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने की। इस बैठक में नगर निकाय चुनाव की रणनीति, संगठन की मजबूती और उम्मीदवार चयन को लेकर गहन मंथन किया गया। बैठक में राज्य सरकार के मंत्री संजय प्रसाद यादव भी मौजूद रहे, जबकि पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता सहित पार्टी के कई दिग्गज नेता इस रणनीतिक बैठक में शामिल हुए। खासतौर पर वार्ड पार्षद, मेयर और उप मेयर पदों के लिए चुनावी तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि जमीनी स्तर पर संगठन को और मजबूत किया जाए, साथ ही ऐसे उम्मीदवारों का चयन किया जाए जो जनता के बीच मजबूत पकड़ रखते हों। प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में आने का निर्देश दिया और नगर निकाय चुनाव को पार्टी के लिए बेहद अहम बताया। जनता के बीच हम लोग अपील करेंगे। हम अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए जहां बताया कि भाई हम सांप्रदायिक ताकतों को रोकेंगे, तो जो हमारा बेस्ट कैंडिडेट होगा महागठबंधन का, जो जीतने वाला रहेगा, उसको सहयोग करेंगे हम। अभी महागठबंधन का लहर चल रहा है, ठीक है, और उस महागठबंधन में
जो प्रत्याशी सांप्रदायिक ताकतों को रोकेगा, जो हम लोग का महागठबंधन का कैंडिडेट जीतने वाला रहेगा, उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे। तो सभी जिला अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुआ और हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का सब लोगों ने संकल्प लिया और राष्ट्रीय जनता दल भी सभी जहां जहां चुनाव रहा है वहां पार्टी मजबूती से वार्ड पार्षद मेयर चुनाव में भागीदारी अपना निभाएगा। झारखंड में एक तरफ सरकार नगर निकाय चुनाव करा रही है, दूसरी ओर मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा भी होनी है। ऐसे में कोडरमा की यदि बात की जाए तो कोडरमा जिला उपायुक्त ऋतुराज ने बताया है कि कोडरमा में नगर निकाय चुनाव के साथ साथ मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से कदाचार मुक्त कराने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बलों की भी तैनाती सुनिश्चित होगी। मैट्रिक परीक्षा 3 फरवरी से 17 फरवरी 2026 तक सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। वहीं जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा 3 फरवरी से 23 फरवरी तक द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक की जाएगी। हम लोगों ने ब्रीफिंग मैट्रिक और इंटर के लिए सारी मजिस्ट्रेट के साथ कर ली है। क्वेश्चन पेपर्स हमारे ट्रेजरी रूम में प्रोवाइड हो गया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने सारे स्ट्रांग रूम को व्यवस्थित करने के लिए उनसे एफिडेविट मंगवा लिया है। उन प्रश्न पत्रों का मूवमेंट ब्लॉक्स में भी हो जाएगा। स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स और फ्लाइंग स्क्वाड्स ब्लॉक्स में भी लग गए हैं। उनकी एक बार स्कूल्स की इंस्पेक्शन, हमारे यहाँ 29 स्कूल्स में एग्जाम हो रहा है, उनका भी इंस्पेक्शन हम लोगों ने करा लिया है। 31 तक का टाइम दिया गया है ताकि सीटिंग अरेंजमेंट भी कर लें। 2 तारीख तक, मैं कहूँगा कि 1 तारीख तक ही हम लोग एग्जाम कराने के लिए पूर्ण तरीके से रेडी रहेंगे। फोर्सेस हमारे पास हम लोगों ने एसपी साहब के साथ कोऑर्डिनेट कर लिया है, तो दोनों जगह पे पर्याप्त फोर्सेस, चाहे वो एग्जामिनेशन सेंटर हो, चाहे वो हमारे नॉमिनेशन सेल्स हों, तो दोनों जगह पे हम लोगों ने उसको रखा है। तो हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि दोनों कार्य को बैलेंस तरीके से, बढ़िया तरीके से कंप्लीट करें। 13 जनवरी को यूजीसी एक्ट पास होने के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसी बीच राजधानी रांची स्थित राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में युवा राजद की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता में युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने यूजीसी के नाम पर समाज को बांटने की साजिश का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिक्षा जैसे संवेदनशील विषयों को बीजेपी ने राजनीतिक प्रयोगशाला बना दिया है। रंजन यादव ने यूजीसी से जुड़े नियमों को फूट डालो राज करो की नीति बताते हुए कहा कि पहले धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश हुई और अब पिछड़े, दलित, आदिवासी और वंचित वर्गों के बीच भ्रम और विभाजन पैदा किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब यूजीसी जैसे अहम मुद्दे छात्रों और युवाओं से जुड़े हैं तो शिक्षा मंत्री खुलकर अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे हैं। साथ ही बीजेपी सांसदों और मंत्रियों के बयानों को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करने वाला भी करार दिया गया। कि कहीं न कहीं हम इधर से देंगे और एससी, एसटी, ओबीसी का वोट को हम अपनी तरफ लाएंगे और उनको अपनी तरफ हम कन्वर्ट करेंगे और कोर्ट में ये जाएगा मामला, कोर्ट इसमें रोक लगा दी। उनकी ये मानसिकता थी। ऐसी मानसिकता के तहत ये यूजीसी नियम को लाए थे। हम लोग स्पष्ट पहले से भी हम लोग का ये अंदेशा था। पहले एक तरह से जानिए कि उसका एक कंकड़ को पानी में फेंक कर देखा गया कि पानी का क्या हलचल होता है, पानी का क्या उछाल होता है, नापा गया कि पानी कितने में। ऐसा नहीं है कि इस नियम को लाके एससी, एसटी, ओबीसी के तहत उसको कितने सही में उसके साथ न्याय हो। एक ये राजनीति स्टंट था। मेरा मुख्य रूप से यही कहना था, ये राजनीति स्टंट के तहत इस यूजीसी को नियम को लागू किया गया कि यूजीसी नियम को लाओ और इतने कमजोर नियम लाओ, इतने इसमें छेद छोड़ दो ताकि फिर कोर्ट में जाए, रोक लग जाए और फिर वही बात हो जाए।
35वीं सब जूनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में झारखंड राज्य खो खो टीम में जामताड़ा जिला खो खो संघ के खिलाड़ी शिवम कुमार मंडल और एक बालिका जयंती हेम्ब्रम का चयन किया गया, जहां इंटरसिटी एक्सप्रेस से चयनित खिलाड़ी रांची के लिए रवाना हुए। खो खो संघ के महासचिव नंदन कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार खो खो के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। जामताड़ा जिला खो खो संघ के अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा दास भंडारी, संरक्षक श्याम मंडल एवं वरीय उपाध्यक्ष डॉक्टर चंचल भंडारी ने सभी चयनित खिलाड़ी को ढेर सारी शुभकामनाएं दी और ये भी बताया कि हमारे जिले और पूरे झारखंड राज्य के लिए गर्व का ये विषय है। आने वाले समय में कड़ी मेहनत और लगन से अच्छा प्रदर्शन करते हुए जामताड़ा के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन करेंगे। विशेष बात यह है कि 35th सब जूनियर खो खो नेशनल चैंपियनशिप जो कि इस बार हरियाणा कुरुक्षेत्र में होने वाला है, इसके तहत पूरे झारखंड के जा रहे हैं और इस संदर्भ में जामताड़ा से जयंती और शिवम मंडल दोनों का चयन हुआ है और दोनों जो है कुरुक्षेत्र हरियाणा में अपना खो खो चैंपियनशिप में बेस्ट प्रदर्शन करेंगे। हम लोग का पूरा शुभकामना है कि सभी अच्छा खेल का प्रदर्शन करें। खो खो आज ऐसा खेल हो गया कि इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें और साथ ही साथ हमारा गवर्नमेंट भी, झारखंड गवर्नमेंट से लेकर के पूरा भारत सरकार इस पर ध्यान दे रही है और जामताड़ा दिनों दिन उत्तरोत्तर जो है इसमें अच्छा से अच्छा कर रही है, नेशनल चैंपियनशिप में जा रही है, भागीदारी कर रही है। हम सबको अपने दिल से तहे दिल से जो है उनको शुभकामना देते हैं कि अच्छा वो खेल का प्रदर्शन। सीएच एरिया निवासी उद्यमी पुत्र कैरव गांधी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 2 देशी कट्टा और घटना में प्रयुक्त वाहन में बिहार नालंदा के माधरवेन का गुड्डू सिंह, बिहार के गया साकीन सौंधी का उपेंद्र सिंह, अर्जुन सिंह उर्फ आर्यन, नालंदा सलहरी का राजा और पटना अगम कुआं का मोहन कुमार प्रसाद शामिल है। तो वहीं एसएसपियों को लेकर पुलिस हथियार बरामदगी के लिए सर्किट हाउस स्थित साई मंदिर पेट्रोल पंप के पास गई थी। हथियार बरामद कर लौटने के दौरान पुलिस से आरोपियों ने हथियार छीनकर फायरिंग की। इस बीच पुलिस ने 3 आरोपियों के पैर में गोली मारी थी। कोशिश करेंगे तो उन्होंने उस क्रम में एक कांस्टेबल का कार्बाइन छीन लिया और पुलिस की पार्टी के ऊपर फायरिंग करने लगे और भागने का प्रयास करने लगे। आत्मरक्षार्थ और मजबूर होकर पुलिस को भी उनके ऊपर फायरिंग करनी पड़ी और उनको भागने से रोकने के लिए मजबूर करना पड़ा। इस क्रम में उनके पैर में गोली लगी है और वो घायल हो गए, तीनों अपराधकर्मी, और इन तीनों को फिर ट्रीटमेंट के लिए एमजीएम हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इसके लिए अलग से केस रजिस्टर किया गया है और इसमें जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी की जा रही हैं। तो कुल हमारे जो इसमें गिरफ्तार लोग हैं उनका नाम है गुड्डू सिंह, जो कि नालंदा का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी गया से हुई। उपेंद्र सिंह और अर्जुन सिंह, ये दोनों जिला गयाजी के रहने वाले हैं। मोहम्मद इमरान आलम, ये इस्लामपुर थाना नालंदा का रहने वाला है। रमीज राजा, ये भी नालंदा का रहने वाला है। और मोहन कुमार प्रसाद, ये पटना का रहने वाला है। कुल जब्ती इसमें 2 देसी कट्टा हम लोगों ने जब्त किया है। .315 कैलिबर का 4 कार्ट्रिज हम लोगों ने जब्त किया है और घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो जिसका यूज किया गया था उसको बरामद किया गया है और कुछ फोन हम लोग को बरामद किए गए हैं जिसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के साई मंदिर के निकट उद्योगपति कैरव गांधी के अपहरण में शामिल अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 3 कुख्यात बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। घायल बदमाशों की पहचान गुड्डू सिंह, मोहम्मद इमरान और रमीज राजा के रूप में हुई है। तीनों बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं और अपहरण सहित कई संगीन वारदात में भी शामिल रह चुके हैं। जैसा कि आपको पता होगा 13 जनवरी को बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कैरव गांधी का अपहरण हुआ था। उसमें टीम ने अपनी कार्रवाई करते हुए ये इंश्योर किया था कि 26 और 27 जनवरी के मध्य रात्रि में कैरव गांधी को सकुशल बरामद कर लिया गया था पुलिस द्वारा। उसके बाद मल्टीपल रेड्स हमने बिहार में किए थे, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में हमने बिहार के किए थे। वहाँ से काफ़ी अक्यूज अरेस्ट हुए थे। उसमें से 3 अक्यूज थे जिन्होंने हमें बताया कि हथियार वो जब कैरव गांधी को लेके जा रहे थे तो उन्होंने हथियार को फेंका था रास्ते में। वहाँ पे जब रिकवरी करने के लिए हम लोग गए थे
तो आफ्टर द हथियार रिकवरी, जिसमें 2 कट्टे रिकवर हुए थे और 4 गोलियाँ रिकवर हुई, उसमें उनके द्वारा फिर वहाँ पे पुलिस टीम के एक कांस्टेबल का कार्बाइन को छीना गया और पुलिस टीम के ऊपर 6 राउंड फायरिंग की गई। थैंकफुली किसी को कोई इंजरी नहीं हुई पुलिस टीम में, बट रिटेलिएटरी फायर हमने 5 लोगों पे किया, 5 राउंड्स किया और 5 राउंड्स में 3 लोगों को उसमें गोली लगी है, जिनका नाम है गुड्डू सिंह, इमरान आलम और रमीज राजा। तीनों को पैर में गोली लगी, अभी हॉस्पिटल आए थे, तीनों काफ़ी स्टेबल है और कोई इशू नहीं है। इनको अंडरगो मेडिकल ट्रीटमेंट और बाकी लीगल प्रोसेस। झारखंड के कोयलांचल में लेवी और वर्चस्व की जंग एक बार फिर से खूनी मोड़ पर आ चुकी है। चतरा के पिपरवाड़ सीसीएल क्षेत्र स्थित राजधर साइडिंग में हथियारबंद अपराधियों ने तांडव मचा दिया। नकाबपोश अपराधियों ने न केवल ताबड़तोड़ फायरिंग की, बल्कि लैंडिंग में लगी जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया। बताते चले कि इस दुस्साहसिक वारदात की जिम्मेदारी कुख्यात राहुल सिंह गैंग के आजाद सरकार ने ले ली है। सोशल मीडिया पर जारी एक प्रेस रिलीज ने कोयला व्यवसायियों और ट्रांसपोर्टर्स की नींद उड़ा दी है। चतरा का पिपरवाड़ इलाका गोलियों की गूंज से थर्रा उठा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 7 से 8 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने राजधर साइडिंग पर धावा बोला। अपराधियों ने सबसे पहले जेसीबी ऑपरेटर को कनपटी पर बंदूक सटाकर नीचे उतार दिया। इसके बाद उग्रवादियों ने मशीन को घेरकर करीब 8 से 10 राउंड फायरिंग हवा में चलाई। जामताड़ा के केनबोना गांव में अवैध नकली शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का पर्दाफाश हो चुका है। उत्पाद अधीक्षक कुंदन कुमार कौशल को उपायुक्त रवि आनंद ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी हाल में अवैध शराब की बिक्री नहीं हो। इसी क्रम में उत्पाद अधीक्षक क्षेत्र गश्ती कर रहे थे, जहां उन्हें गुप्त सूचना मिली कि केनबोना में एक ट्रक में नकली शराब बनाने की सामग्री लोड है। तो वहीं उत्पाद अधीक्षक द्वारा जांच पड़ताल की गई तो एक खड़ी ट्रक में अत्यधिक मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब बनाने की सामग्री पाई गई, जिसे कब्जे में ले लिया गया। वहीं उत्पाद अधीक्षक कुंदन कुमार कौशल ने पत्रकारों से बातचीत कर इस बात की जानकारी भी दी। उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक जामताड़ा के निर्देशानुसार आसन नगर निकाय चुनाव 2026 के अवसर पर उत्पाद विभाग द्वारा छापामारी बढ़ाई गई। आज गश्ती के क्रम में सूचना प्राप्त हुई थी कि केंदबोना स्थित ब्रिक्स फैक्ट्री के पास एक ट्रक खड़ी संदेह महिला का अर्धनग्न शव बरामद मामले में एसपी ने अब बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में दुष्कर्म के बाद हत्या से इनकार नहीं किया जा सकता। सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के बीएसटी कॉलेज और कब्रिस्तान के बीच जंगल में एक लगभग 40 वर्षीय महिला का अर्धनग्न अवस्था में शव पुलिस ने बरामद किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बोकारो के एसपी हरविंदर सिंह खुद जांच करने मौके पर पहुंचे। तो वहीं इस मामले में फॉरेंसिक जांच के लिए रांची से टीम भी बुलाई गई है। आज सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो सिटी कॉलेज है बोकारो स्टील सिटी और यहाँ जो कब्रिस्तान है सेक्टर 6 थाना अंतर्गत, इसके बीच में ये खाली मैदान जहाँ अभी हम खड़े हैं, यहाँ एक अज्ञात महिला का शव जो है यहाँ पे देखा गया है। तो सूचना प्राप्त होने के तुरंत बाद जो है थाना प्रभारी घटनास्थल पर आई और घटनास्थल का निरीक्षण किया, जिसमें ये ज्ञात हुआ कि एक महिला की बॉडी जो है पड़ी हुई है अपसाइड डाउन और वो अर्धनग्न थी और उनका जो हेड था वो क्रश किया हुआ है किसी। बदले मौसम की वजह से न्यूनतम तापमान में दर्ज की जा रही गिरावट अब आने वाले कुछ दिनों तक मौसम के मिजाज में दर्ज भी की जा रही है। आपको बता दें, फ्लक्चुएशन झारखंड में जनवरी के आखिरी दिनों के साथ ही सर्दी की पकड़ जो है वो ढीली पड़ने लगी है। दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा है। दोपहर में धूप अब गर्मी का एहसास भी कराने लगी है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में राज्य के ज्यादातर जिलों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। हालांकि रात और सुबह के वक्त हल्की ठंड अभी भी बनी रहेगी। मौसम विभाग के प्रमुख का यह कहना है कि झारखंड में सर्दी अपने अंतिम फेज में आ चुकी है। फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। तो वहीं देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह समेत पूर्वोत्तर जिलों में दिन का तापमान 30 से 31 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो वहीं पलामू और आसपास के इलाकों में रात की ठंड कुछ दिन और परेशान करेगी, लेकिन वहां भी धीरे धीरे राहत मिलनी तय है। राज्य समेत मध्य झारखंड में भी मौसम संतुलित रहेगा। झारखंड में अभी जो आ रही हवा है वो उत्तर पश्चिमी उत्तरी हवा है और ये हवा ठंडक लेके आ रही है। उत्तर भारत में आपने देखा होगा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण
वहाँ पे बर्फबारी काफी हुई है और ये हवा थोड़ा सा ठंडक लेके हम लोग की तरफ में भी आ रही है, जिसके कारण से जो न्यूनतम पारा है वो गिरता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। इसका जो असर है, ये इसका असर 2 दिन तक हम लोगों को देखने को मिलेगा। उसके तत्पश्चात इसका असर कम हो जाएगा, जो मिनिमम टेम्परेचर है फिर उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो इसका जो असर है वो शनिवार तक आपको देखने को मिलेगा। इतवार से फिर से मिनिमम टेम्परेचर में कुछ बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी और अभी यही स्थिति है कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से लोग थोड़ा सा सतर्कता बरतें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।